नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। पुराना पेंशन जो था उसमें एक लास्ट विड्रॉन सैलरी का, अगर आपने 20 वर्ष से ज्यादा आपकी नौकरी हो जाती थी, 50% दे दिया जाता था और उसके साथ महंगाई भत्ता जुड़ते रहता था। तो पुराना पेंशन महंगाई से कहीं ना कहीं लड़ लेता था। उसके अलावा सरकार द्वारा निश्चित राशि भी थी। नए पेंशन स्कीम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है महंगाई भत्ता जैसी चीजों की। तो इसको अगर देखा जाए तो ना पेंशन ये आपको सरकार देगी, ना कोई निश्चित राशि मिलेगी, महंगाई से लड़ने की तो दूर की ही बात है। तो चारों तरफ से अनिश्चितता ही है और दोस्तों, अनिश्चितता सुरक्षा खत्म करती है और चिंता बढ़ाती है। अब आइए इस पर देखते हैं केंद्र के कुछ लोगों की राय। एक उत्तर प्रदेश के एनपीएस प्राप्त करने वाले कर्मचारी का यह कहना था कि महीने में मिलने वाली एनपीएस की राशि से वो महीने का बिजली बिल भी नहीं भर पाते। और संयोग देखिए, उसी राज्य के एक बड़े नेता जो केंद्र के संसदीय समिति के सैलरी बढ़ाने वाले समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि सभी सांसदों की सैलरी को सीधे डबल कर दिया जाए। वो भी तब जब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये रिपोर्ट दिया कि लगभग 82% लोकसभा के सांसद यानी लगभग 442 और राज्यसभा के 55 सांसद करोड़पति थे। और हाल ही में एक और रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि लगभग 4 साल में 545 सांसदों पे 1997 करोड़ की राशि सैलरी और अन्य खर्चों में खर्चा की गई, जिसमें एवरेज एक लोकसभा के सांसद की सैलरी लगभग 72 लाख सालाना और राज्यसभा के सांसद की सैलरी लगभग 45 लाख के आसपास आंकी गई है। तो एक तरफ तो आप सांसदों की सैलरी डबल करने के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोच पा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर जो कर्मचारी 25 साल, 30 साल या 35 साल इस देश को सेवा दे रहा है, जो अर्धसैनिक बल सेवा दे रहे हैं, उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च किए हैं। और उसके बारे में अगर प्रश्न किया जाता है तो अभी वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनका कहना है कि पेंशन तो दोबारा नहीं लाया जाएगा, वो भी उन्हीं के पार्टी के सांसद के द्वारा इस बात पे प्रश्न पूछने के बाद। उसके अलावा पीएफआरडीए के चेयरमैन श्री हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि देश पे बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की गई और अब गवर्नमेंट का रोल बैक होकर के वापस जाना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन मैं यहां पे उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखता। अब बोलिएगा कि आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते, क्या वजह? वैसे तो वजह बहुत सारी है, लेकिन एक मुख्य वजह के रूप में अगर देखा जाए तो कई राज्य अब धीरे धीरे इस बात को उठाने लगे हैं कि क्यों पुराना पेंशन जरूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये बता दो कि पश्चिम बंगाल सरकार अभी तक पुराना पेंशन अपने कर्मचारियों को दे रही है। 2018 तक तो त्रिपुरा की सरकार ने पुरानी पेंशन दी है। जगनमोहन रेड्डी की सरकार जब जीत के आई तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम पुराने पेंशन पे रोल बैक करेंगे। केजरीवाल सरकार ने भी यह कहा कि हम पुराने पेंशन का बिल पास करके भेजेंगे केंद्र को और हम चाहेंगे कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। यहां तक कि झारखंड सरकार के पास तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जीतने के लिए और वो जीती भी इसके साथ। तो कहीं ना कहीं पेंशन जो है पुरानी, वो एक मुद्दा है और बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा भी है। आइए इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं। आज हम इस बात का गर्व करते हैं कि भारत युवाओं का देश है और 40 साल तक के लगभग 55% हमारे देश में जनता है, युवा है कह सकते हैं आप। तो जिस देश में इतने युवा है तो उस देश में आज से 20 साल बाद उतने ओल्ड एज लोग भी होंगे।
तो नीतियां ओल्ड एज लोगों के समय से बनेगी, उस समय बनाई जाए कि अभी से प्लानिंग की जाए, यह बेहतर है। उस समय पेंशन की ज्यादा जरूरत होगी। एक तरफ तो आप अटल पेंशन योजना जैसी योजना में निर्धारित रकम का निर्धारण कर रहे हैं और यहां पर किसी भी प्रकार के रकम का निर्धारण नहीं है, यह एक चिंता का विषय है। आइए हम एक स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ये देखेंगे कि एनएवी वैल्यू 3 जो हमारा जो रियल पेंशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका एक ओरिजिनल मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, जिसके तहत आप देखेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो एनएवी वैल्यू डिक्लेयर होती है। आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स या किसी भी शेयर मार्केट में अगर एनएवी वैल्यू डिक्लेयर होती है तो जो भी एनएवी वैल्यू रहता है, ऐसा नहीं होता कि वो नीचे नहीं आएगा या ऊपर नहीं जाएगा, नीचे निश्चित तौर पर अगर मार्केट क्रैश होगा, मान लीजिए आपको आज पेंशन का निर्धारण हो रहा है आज के कॉर्पस के हिसाब से 40,000 रुपए महीने, लेकिन जब आप लेने का समय आया और मार्केट क्रैश कर गया तो 4,000 रुपए महीने पे भी आ सकती है। तो यह कोई निश्चित निर्धारण नहीं है। गवर्नमेंट अगर 14% दे रही है तो आपको 40% राशि लेने भी नहीं दे रही है रिटायरमेंट के बाद, आप 60% ही लीजिएगा। तो यह अंशदायी पेंशन अंश में भी दान दे पाएगा, इसकी गारंटी तो हमें नहीं लग रही है। तो यह भी सरकार को देखना चाहिए इस तरफ में। इसके अलावा अगर आप निश्चित रूप में देखें तो नई पेंशन स्कीम हमें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है। लोगों में चिंताएं बढ़ रही है और यह चिंता कहीं ना कहीं सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। कोई भी संस्था हो, कोई भी सरकारी तंत्र हो, अगर उसके कर्मचारी संतुष्ट नहीं है तो कार्यबल पर असर पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा और वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। और कार्य नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्शन या आपका वर्क प्रोडक्टिविटी निकल के बाहर नहीं आएगा। तो इस पे भी सरकार को सोचने की जरूरत है। कुछ स्लाइड्स में अभी फिर से पुनः दिखाना चाहूंगा, उसमें देखिए, जिसमें कुछ स्लाइड से आपको पेंशन के बारे में कुछ और जानकारियां प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, मेरे विचार से इसमें कुछ सॉल्यूशन संभव है। जैसे पुरानी पेंशन में किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं किया जाता था और फिर भी निश्चित राशि महंगाई भत्ते के साथ दिया जाता था। अब इसमें बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्शन किया जाता है, गवर्नमेंट अपना 14% का कंट्रीब्यूशन देती है। जहां तक मुझे लगता है आगे भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का तो बढ़ने ही वाला है और उसके बाद एक पेंशन का कॉर्पस बनता है। उसकी जगह पे अगर 10% बेसिक ऑफ डीए का डिडक्शन करते रहे और फिर भी सरकार ये डिडक्शन के बाद हमें पेंशन की राशि एक निश्चित प्रोवाइड करे, भले ही वो लास्ट विड्रॉन सैलरी का 40% ही हो अलॉन्ग विथ महंगाई भत्ता, क्योंकि महंगाई भत्ता के बगैर दी जाने वाली कोई भी राशि अप्रासंगिक रह जाती है समय के साथ। जो जिसका जिस रुपए का मूल्य आज जितना है 10 साल बाद वो किसी भी रूप में नहीं रहेगा। तो इसलिए एक निर्धारण ये भी कर सकती है कि वो डिडक्शन करते रहे लेकिन राशि निर्धारित दे। दूसरा, लास्ट विड्रॉन सैलरी का लगभग 40% ही दे महंगाई भत्ते के साथ। तीसरा, वो जो 14% का कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही है, कहीं ना कहीं वह भी तो वित्तीय बोझ बढ़ा रहा है और वह वित्तीय बोझ समय आने के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा। तो मुक्त तो आप वित्तीय बोझ से नहीं हो रहे, जैसा कि हमारे पीएफआरडीए के पूर्व चेयरमैन ने कहा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो 14% का कंट्रीब्यूशन ना करके आप एम्प्लॉय से 10% बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन लेते हुए एक निश्चित राशि देने का आश्वासन दे। और हाँ, एक नोट ये बात कहना चाहूंगा कि सरकार जो ये कहती है वो पेंशन के बोझ से मुक्त होना चाहती है, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकार को अपने जनता के किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास करना सबसे बड़ी गलती है। जैसे लोग परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ कंधे पे उठाते हैं और मुक्त नहीं हो पाते, उसी प्रकार सरकार जनता की जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिस्टम रूपी कंधे पे उठाती है। थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुक्त कभी कोई नहीं होता, ना परिवार की जिम्मेदारी से, ना सिस्टम जनता की जिम्मेदारियों से। तो मेरा यह मानना है कि ये निदान को प्रयोग किया जा सकता है और ग्रेच्युइटी को स्थायी बनाया जाए, तभी कुछ उपाय हो पाएगा और आंशिक को स्थायी पेंशन में बदला जाए। भले आप पूर्ण रूप में पुरानी पेंशन को ना ला पाए, लेकिन यह तो किया जा सकता है कि इसे पुरानी पेंशन का एक रूप दिया जा सकता है। लास्ट विड्रॉन सैलरी का 50% ना दे तो 40% ही दे दे। 16.5 महीने की ग्रेच्युटी नहीं दे रहे हैं तो 12 महीने की ग्रेच्युटी दे, लेकिन जो भी दे स्थायी दे, क्योंकि सरकारी जॉब का मतलब ही होता है
हर चीज की सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी नहीं देखेंगे तो फिर सरकारी जॉब का जो चार्म है, सरकारी जॉब की जो सुरक्षा है, वही नहीं रह पाएगी। इस नोट के साथ एक दो स्लाइड्स को दिखाते हुए मैं खत्म करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आगे अगले टॉपिक बनाने में मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।